आज की इस विस्तृत चर्चा में हम हम एक ऐसी दुनिया का दरवाजा खोलने वाले हैं जो हाई एंड इंजीनियरिंग और खालिस कला के बिल्कुल बीचों बीच मौजूद है। बिल्कुल सही कहा। जब सड़क पर कोई नई कार उतरती है तो सबसे पहले हमारा ध्यान उसके स्लीक डिजाइन, उसके एरोडायनामिक शेप और उसकी परफॉर्मेंस पर जाता है। लेकिन एक डिजाइनर के दिमाग में पनपे एक रफ स्केच से लेकर उस चमकती हुई हवा को चीरने वाली मशीन तक का सफर कैसे तय होता है? हाँ, ये सफर बहुत दिलचस्प है। आज हम इसी तकनीकी जादू को डिकोड करने वाले हैं। हमारी आज की चर्चा का केंद्र ऑटोमोटिव डिजाइन की वो जटिल दुनिया है जहां डसॉल्ट सिस्टम्स का कैटिया यानी कंप्यूटर एडेड 3 डायमेंशनल इंटरैक्टिव एप्लीकेशन एक अहम भूमिका निभाता है। ये कोई साधारण टूल नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये वो वर्चुअल वर्कशॉप है जहां दुनिया के सबसे बेहतरीन गाड़ियां अपना आकार लेती हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है? इस विषय की गहराई में जाने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ऑटोमोटिव डिजाइन कोई ऐसा काम नहीं है जहां बस एक अच्छा दिखने वाला 3D मॉडल बना दिया और काम खत्म हो गया। मतलब ये इतना आसान नहीं है। बिल्कुल नहीं। यहाँ परफेक्शन की मांग इतनी ज्यादा होती है कि 1 मिलीमीटर का 100वां हिस्सा भी मायने रखता है। एक तरफ डिजाइन टीम होती है जो चाहती है कि कार का लुक बेहद आक्रामक और आकर्षक हो, और दूसरी तरफ इंजीनियरिंग टीम। हाँ, दूसरी तरफ एरोडायनामिक्स और इंजीनियरिंग की टीम होती हैं जिन्हें फ्यूल एफिशिएंसी और सेफ्टी के सख्त मानकों को पूरा करना होता है। इन दोनों अक्सर टकराने वाली जरूरतों को एक साथ साधने के लिए जिस सटीकता और इनोवेशन की जरूरत होती है वो एडवांस सरफेस मॉडलिंग के बिना मुमकिन ही नहीं है। और कैटिया यहीं पर आता है। एकदम सही। कैटिया असल में वो ब्रिज है जो इस रचनात्मक आजादी और इंजीनियरिंग की बंदिशों के बीच तालमेल बिठाता है। यही बात इस पूरी प्रक्रिया को इतना दिलचस्प बनाती है। तो चलिए इस सॉफ्टवेयर के कोर इंजन से शुरुआत करते हैं। जब एक डिजाइनर किसी कार का 3D शेप बनाना शुरू करता है तो वो हवा में तो लाइनें नहीं खींच सकता। हाँ, एक बेस तो चाहिए। बिल्कुल, उसे एक सॉलिड फाउंडेशन की जरूरत होती है। इस फाउंडेशन के लिए GSD यानी जनरेटिव शेप डिजाइन का इस्तेमाल होता है। मैं इसे इस तरह से विजुअलाइज कर रही हूँ कि ये किसी गगनचुंबी इमारत को बनाने से पहले उसका लोहे का ढांचा तैयार करने जैसा है। ये एनालॉजी काफी हद तक सटीक है। अगर हम GSD के काम करने के तरीके को करीब से देखें तो ये असल में वायर फ्रेम और बेस सरफेस ज्योमेट्री क्रिएट करने का एक बहुत ही पावरफुल एनवायरनमेंट है। सोचिए कि किसी डिजाइनर को कार का बॉनेट डिजाइन करना है। वो सीधे एक मेटल की शीट लेकर उसे मोड़ना शुरू नहीं करते। तो सबसे पहले क्या होता है? GSD में डिजाइनर सबसे पहले 3D स्पेस में कुछ बेहद सटीक बेस कर्व्स बनाता है। ये कर्व्स वो डिजिटल स्टील रिबाज हैं जिनका अभी जिक्र हुआ। कैटिया में कर्व क्रिएशन के टूल्स इतने एडवांस्ड होते हैं कि इन कर्व्स को किसी भी डायरेक्शन में किसी भी एंगल पर मिलीमीटर की एक्यूरेसी के साथ बेंड या ट्विस्ट किया जा सकता है। अच्छा, तो एक बार जब ये डिजिटल ढांचा या बेस कर्व्स तैयार हो जाते हैं तब उसके ऊपर वो आउटर स्किन चढ़ाई जाती है जिसे हम सरफेस कहते हैं। बिल्कुल, यहीं पर सरफेस जनरेशन का काम शुरू होता है। उन बेस कर्व्स का इस्तेमाल करके GSD बहुत ही जटिल फ्री फॉर्म सरफेस जनरेट करता है। ये सिर्फ 2 लाइनों के बीच एक प्लेन सरफेस खींचने जितना आसान नहीं है। हाँ, क्योंकि कार की बॉडी में तो कई तरह के कट्स और क्रीज होते हैं। सही कहा। GSD इन सब को मैथमेटिकली कैलकुलेट करके सरफेस बनाता है। और सबसे अहम बात यह है कि सिर्फ सरफेस बना देना काफी नहीं है, वो परफेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल, इसीलिए GSD के अंदर सरफेस एनालिसिस के भी बहुत ही तगड़े टूल्स मौजूद होते हैं। ये टूल्स डिजाइनर को रियल टाइम में ये बताते हैं कि उन्होंने जो सरफेस बनाया है उसकी क्वालिटी कैसी है, उसमें स्मूथनेस है या नहीं, और क्या वो एरोडायनामिक मानकों पर खरा उतरेगा। ये तो ही फाउंडेशन और मैथमेटिकल एक्यूरेसी की बात, जहां सब कुछ बहुत ही नपातुला और नियमों में बंधा हुआ लगता है। लेकिन कार डिजाइनिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो विशुद्ध कला है ना? हाँ, एस्थेटिक्स बहुत जरूरी हैं। वो जो क्ले मॉडलिंग का जमाना हुआ करता था जहां मूर्तिकार अपने हाथों से कार का शेप बनाते थे, वो फील इस डिजिटल दुनिया में कैसे आती है? क्या यहाँ सब कुछ सिर्फ नंबर्स और पैरामीटर्स के जरिए ही तय होता है? यही वो पॉइंट है जहां फ्री स्टाइल वर्कबेंच तस्वीर में आता है। कैटिया का ये वर्कबेंच डिजाइन के उसी कलात्मक पहलू को डिजिटल कैनवस पर उतारने का काम करता है। इसे सच में डिजिटल क्ले मॉडलिंग कहा जा सकता है। अच्छा, तो ये नंबर्स से थोड़ा आजाद है।
एकदम। जब डिजाइन का बिल्कुल शुरुआती चरण चल रहा होता है, तब डिजाइनर्स को नंबर्स और मैथमेटिक्स की बंदिशों से आजाद होकर सिर्फ फॉर्म और शेप पर फोकस करना होता है। फ्री स्टाइल वर्कबेंच का इंटरफेस इतना इंट्यूटिव बनाया गया है कि एक डिजाइनर सीधे सरफेस को पुश और पुल कर सकता है। जैसे कोई कुम्हार चाक पर मिट्टी को आकार देता है। बिल्कुल वही फील है। इसे डायरेक्ट सरफेस मैनिपुलेशन कहते हैं। मुझे यहाँ एक बात समझनी है। मान लीजिए कि एक कार कंपनी में अभी भी कोई मास्टर स्कल्प्टर है जो क्ले से ही कार का डिज़ाइन बनाना पसंद करता है। उसने महीनों मेहनत करके एक बहुत ही खूबसूरत फिजिकल मॉडल तैयार कर दिया। ऐसा अक्सर होता है। अब उस फिजिकल मिट्टी के मॉडल को इस डिजिटल कैटिया एनवायरनमेंट में कैसे लाया जाएगा? क्या उस पूरी कला को सॉफ्टवेयर में शुरू से दोबारा बनाना पड़ता है? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में रोज ऐसा ही होता है। क्ले मॉडलिंग आज भी खत्म नहीं हुई है और यहीं पर फ्री स्टाइल वर्कबेंच का सबसे बड़ा आहा मोमेंट सामने आता है, जिसे हम रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग? हाँ, उस मास्टर स्कल्प्टर की महीनों की मेहनत को दोबारा मैनुअली बनाने की कोई जरूरत नहीं होती। उस फिजिकल क्ले मॉडल को लेजर स्कैनर्स के जरिए स्कैन किया जाता है। ओहो। ये स्कैनर उस पूरे मॉडल को लाखों करोड़ों डिजिटल डॉट्स में बदल देते हैं, जिसे पॉइंट क्लाउड डेटा कहा जाता है। मतलब वो पॉइंट क्लाउड डेटा कैटिया में इंपोर्ट किया जाता है? बिल्कुल। और कैटिया का फ्री स्टाइल वर्कबेंच उस डम पॉइंट क्लाउड डेटा को रीड करके उसे एक इस्तेमाल करने योग्य स्मूथ सरफेस मॉडल में कन्वर्ट कर देता है। ये टूल डिजाइनर को उस स्कैन किए हुए रफ डेटा को क्लीन करने और रिफाइन करने की ताकत देता है। ये तो कमाल है। हाँ, इस तरह एक इंसान के हाथों का वो ऑर्गेनिक टच, वो ह्यूमन एलिमेंट बिना किसी रुकावट के सीधे हाईटेक डिजिटल सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाता है। पारंपरिक कला और मॉडर्न डिजिटल डिजाइन के बीच का ये फासला कैटिया बहुत ही खूबसूरती से मिटा देता है। ये वाकई में माइंड ब्लोइंग है। अब अगर हम डिजाइन प्रोसेस में थोड़ा और आगे बढ़ें तो एक टर्म जो बार बार सुनने को मिलती है वो है क्लास ए सर्फेसिंग। ये बहुत अहम हिस्सा है। अगर हम इसे आम भाषा में डिकोड करें तो ये कार का वो सबसे बाहरी चमचमाता हुआ आवरण है जो शोरूम में दिखाई देता है। लेकिन तकनीकी नजरिए से देखें तो किसी भी नॉर्मल सरफेस और एक क्लास ए सरफेस में आखिर क्या फर्क होता है? ये इतना क्रिटिकल क्यों है? इसको ऐसे विजुअलाइज कीजिए। मान लीजिए रात के वक्त शहर की सड़क पर कोई कार ड्राइव हो रही है। स्ट्रीट लाइट्स और नियॉन साइंस की रोशनी कार के बोनेट पर पड़ रही हैं। हाँ, वो जो रिफ्लेक्शन दिखता है। बिल्कुल। अगर वो कार का सरफेस एक क्लास ए सरफेस है तो वो रोशनी बिना किसी डिस्टॉर्शन के बिल्कुल स्मूथ तरीके से कार के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक फ्लो करेगी। लेकिन अगर उस सरफेस के कर्वेचर में एक माइक्रोस्कोपिक सी भी गड़बड़ है तो वो रोशनी का रिफ्लेक्शन अचानक से टेढ़ा-मेढ़ा या टूटा हुआ सा नजर आएगा। अच्छा, तो ये सिर्फ स्मूथ होने की बात नहीं है। क्लास ए सरफेसिंग का मतलब सिर्फ एक स्मूथ सरफेस होना नहीं है। ये सरफेस फिनिश की अल्टीमेट मैथमेटिकल परफेक्शन है। इसका मतलब है कि यहाँ रिफ्लेक्शन और कंटिन्यूटी का रोल सबसे बड़ा है। दो अलग-अलग सरफेस पैनल्स जहां आपस में मिलते हैं, वहां कोई विजुअल रुकावट नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, इसे कंटिन्यूटी कहते हैं। ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि दो पैनल्स आपस में टच कर रहे हैं या नहीं। उनके मिलने के पॉइंट पर उनका टेंजेंट और उनका कर्वेचर पूरी तरह से मैच होना चाहिए। और अगर थोड़ा सा भी मिसमैच हुआ तो न सिर्फ वो दिखने में भद्दा लगेगा, बल्कि हाई स्पीड पर हवा का फ्लो भी वहां डिस्टर्ब होगा। इससे कार की एरोडायनामिक एफिशिएंसी गिर जाएगी और कैबिन के अंदर हवा का शोर बढ़ जाएगा। कैटिया इन परफेक्ट ट्रांजिशंस को अचीव करने के लिए प्रिसीजन टूल्स का एक पूरा आर्सेनल देता है। डिजाइनर लिटरली ये कंट्रोल कर सकता है कि सरफेस पर पड़ने वाली लाइट कैसे बिहेव करेगी। ये परफेक्शन का लेवल तो गजब है। लेकिन अगर हम इसे एक रियल वर्ल्ड सिनारियो में रखकर सोचें, मान लीजिए एक डिजाइनर ने 3 हफ्ते लगाकर कार के साइड प्रोफाइल का एक बिल्कुल परफेक्ट फ्लॉलेस क्लासे सरफेस तैयार कर लिया। बहुत मेहनत का काम है। फिर अचानक फ्राइडे शाम को इंजीनियरिंग टीम आती है और कहती है, सुनो, क्रैश टेस्ट के नॉर्म्स बदल गए हैं, हमें व्हील बेस को 50 मिलीमीटर बढ़ाना पड़ेगा। ओहो। तो क्या उस डिजाइनर की वो 3 हफ्तों की पूरी मेहनत पानी में गई? क्या उसे वो पूरा परफेक्ट सरफेस फिर से स्क्रैच से बनाना पड़ेगा? ये एक ऐसा नाइटमेयर सिनेरियो है जो किसी भी डिजाइनर को डरा सकता है। लेकिन शुक्र है कि कैटिया में ऐसा नहीं होता और इसके पीछे जो तकनीक काम करती है वो है पैरामेट्रिक मॉडलिंग। पैरामेट्रिक मॉडलिंग? हाँ, कैटिया सिर्फ लाइंस और सरफेस नहीं सेव करता, वो उन लाइंस और सरफेस के बीच के रिलेशनशिप और रूल्स को भी सेव करता है। तो जब वो डिजाइनर कार बना रहा था तो उसने पैरामीटर सेट किए होंगे कि डोर पैनल की चौड़ाई, व्हील बेस के अनुपात में कैसे एडजस्ट होगी। तो अगर व्हील बेस 50 मिलीमीटर बढ़ता है तो डोर पैनल की चौड़ाई
तो डिजाइनर को बस सिस्टम में व्हील बेस की वैल्यू को अपडेट करना है। क्योंकि एक पैरामेट्रिक मॉडल है, वो पूरा का पूरा साइड प्रोफाइल, वो सारे परफेक्ट क्लासेस सरफेस अपने आप उस नए व्हील बेस के हिसाब से खुद को रिकैलकुलेट और एडजस्ट कर लेंगे। डिजाइनर को पूरी चीज दोबारा नहीं बनानी पड़ती। ये तो इटरेशन के प्रोसेस को बहुत फास्ट कर देता है। बिल्कुल, समय की बहुत बचत होती है। लेकिन अगर हर चीज इतने सख्त मैथमेटिकल रूल्स और पैरामीटर्स में बंधी होगी, तो क्या इससे डिजाइनर की क्रिएटिविटी ब्लॉक नहीं होती? अगर वो कुछ ऐसा ट्राई करना चाहे जो पहले से तय किए गए रूल्स में फिट ही ना बैठता हो। यही कारण है कि कटिया सिर्फ पैरामेट्रिक मॉडलिंग पर ही सीमित नहीं है, वो नॉन पैरामेट्रिक मॉडलिंग का भी सपोर्ट देता है। अच्छा, दोनों ऑप्शंस हैं। हाँ, जब डिजाइनर कोई बिल्कुल ही रैडिकल और आउट ऑफ द बॉक्स शेप ट्राई करना चाहता है, जहां उसे सॉफ्टवेयर के रूल्स की परवाह नहीं करनी, तब वो नॉन पैरामेट्रिक अप्रोच अपना सकता है। यहां कोई हिस्ट्री ट्री या बंदिशें नहीं होती। मतलब पूरी तरह से क्रिएटिव फ्रीडम। एकदम। एक एक्सपर्ट यूजर प्रोजेक्ट की स्टेज और अपनी जरूरत के हिसाब से इन दोनों मोड्स के बीच बड़ी आसानी से स्विच कर सकता है। ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है, यही इस तेज तरार इंडस्ट्री में कंपनियों का लाखों डॉलर और हजारों घंटे बचाती है। ये अप्रोच वाकई स्मार्ट है। अब तक हमने एक्सटीरियर शेप, एस्थेटिक्स और परफेक्शन की बात की, लेकिन अगर हम आज की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की सबसे बड़ी चुनौतियों की तरफ देखें, तो वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, यानी ईवीज फॉर बढ़ता हुआ दौर। हाँ, ये बहुत बड़ा शिफ्ट है। ईवी में सबसे बड़ी लड़ाई वजन कम करने की है, ताकि बैटरी की रेंज बढ़ाई जा सके। और वजन कम करने के लिए स्टील की जगह कंपोजिट मटेरियल्स जैसे कार्बन फाइबर का इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और कार्बन फाइबर के साथ काम करना स्टील शीट को स्टैंप करने से बिल्कुल अलग है। ये कई गुना ज्यादा मुश्किल है। ऐसा क्यों? जब स्टील का इस्तेमाल होता है तो उसकी स्ट्रेंथ हर डायरेक्शन में एक जैसी होती है, लेकिन कंपोजिट मटेरियल्स ऐसे नहीं होते। कार्बन फाइबर की स्ट्रेंथ इस बात पर निर्भर करती है कि उसके फाइबर्स का डायरेक्शन या एंगल क्या है। ये फैब्रिक की कई परतों से मिलकर बनता है। इसी भारी जटिलता को हैंडल करने के लिए कैटिया कंपोजिट्स डिजाइन वर्कबेंच का इस्तेमाल किया जाता है। क्या ये वर्कबेंच डिजाइनर को ये देखने में मदद करता है कि वो लेयर्स कैसे बिछाई जाएंगी? ये उससे भी कहीं ज्यादा एडवांस्ड है। इसमें लेयर मैनेजमेंट का एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है। मान लीजिए कार का एक मोनोकॉक चेसिस डिजाइन हो रहा है। कैटिया डिजाइनर को यह ट्रैक करने की सुविधा देता है कि कार्बन फाइबर की पहली लेयर 45 डिग्री पर है, दूसरी 90 डिग्री पर और तीसरी -45 डिग्री पर है। ये तो बहुत माइक्रो लेवल की डिटेलिंग है। हाँ, ये हर एक माइक्रोस्कोपिक लेयर की थिकनेस और ओरिएंटेशन को मैनेज करता है, और इसके साथ ही इसमें मटेरियल सिमुलेशन भी होता है। वो कैसे काम करता है? ये सॉफ्टवेयर डिजिटल एनवायरनमेंट में ही ये टेस्ट कर लेता है कि जब कार तेज रफ्तार से मुड़ेगी या किसी चीज से टकराएगी, तो वो कार्बन फाइबर की लेयर्स कैसा बर्ताव करेंगी। क्या वो स्ट्रेस को झेल पाएंगी या उनके बीच में दरार आ जाएगी। ये सब कुछ फिजिकल प्रोटोटाइप बनने से बहुत पहले ही कंप्यूटर स्क्रीन पर सिमुलेट कर लिया जाता है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे सॉफ्टवेयर मटेरियल के मॉलिक्यूलर लेवल तक जाकर उसे समझ रहा है। अब अगर हम थोड़ा जूम आउट करें, एक कार सिर्फ एक सिंगल सॉलिड ऑब्जेक्ट तो होती नहीं है। बिल्कुल नहीं, हजारों पुर्जे होते हैं। हाँ, इसमें इंजन, सस्पेंशन, ब्रेक कैलिपर्स, वायरिंग हार्नेस, एसी के डक्ट्स, ऐसे करीब 10,000 से ज्यादा पुर्जे होते हैं। अब ये सारे के सारे पुर्जे उस एक छोटी सी जगह में बिना एक दूसरे के रास्ते में आए कैसे फिट होते हैं? इसके लिए शायद असेंबली मॉडलिंग का जिक्र आता है। असेंबली मॉडलिंग वो जगह है जहां सारा का सारा मैजिक एक साथ कन्वर्ज होता है। 10,000 पुर्जों को एक साथ डिजिटल स्पेस में लाना और ये सुनिश्चित करना कि वो एक दूसरे के साथ सही से अलाइन हो, ये एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग चैलेंज है। इसमें सबसे जरूरी चीज क्या होती है? इसमें जो सबसे क्रिटिकल फीचर काम आता है वो है इंटरफेरेंस चेकिंग। क्या इसका मतलब डिजिटल कोलिजन डिटेक्शन से है? बिल्कुल। सोचिए कि ट्रांसमिशन टीम ने गियरबॉक्स का डिजाइन थोड़ा सा बदल दिया और उसे थोड़ा बड़ा कर दिया। अब क्या वो बड़ा गियरबॉक्स कार के सस्पेंशन आर्म या वहां से गुजर रही किसी वायरिंग की केबल से टकरा तो नहीं रहा? अगर ये असेंबली लाइन पर पता चला तो बहुत देर हो चुकी होगी। सही कहा। अगर ये बात असल में फैक्ट्री में कार असेंबल करते वक्त पता चली तो करोड़ों का नुकसान हो सकता है। कैटिया का इंटरफेरेंस चेकिंग टूल पूरी 3D असेंबली को स्कैन करता है, और अगर कोई भी दो पुर्जे एक दूसरे के स्पेस में घुस रहे हैं यानी क्लैश कर रहे हैं, तो वो तुरंत रेड फ्लैग रेज कर देता है। लेकिन पुर्जे तो सिर्फ अपनी जगह पर फिक्स नहीं रहते ना। गाड़ी चलती है, इंजन वाइब्रेट करता है, सस्पेंशन ऊपर नीचे होता है। तो क्या ये इंटरफेरेंस सिर्फ स्टैटिक पुर्जों के लिए चेक होता है? नहीं, और यहीं पर मोशन सिमुलेशन या काइनेमैटिक्स का रोल आता है। कैटिया में उन डिजिटल पुर्जों को मूव करके देखा जा सकता है। कोई उदाहरण देकर समझाएंगे? मान लीजिए एक कन्वर्टेबल कार की छत को डिजाइन किया जा रहा है। वो छत बटन दबाने पर 15 सेकंड के अंदर फोल्ड होके डिग्गी में चली जानी चाहिए।
हाँ, वो काफी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होता है। मोशन सिमुलेशन के जरिए स्क्रीन पर उस पूरी फोल्डिंग प्रक्रिया को प्ले करके देखा जा सकता है। ये चेक किया जा सकता है कि जब छत आधा फोल्ड हो चुकी होगी तब क्या उसका कोई कोना पीछे के शीशे से या किसी और पुर्जे से टकरा तो नहीं रहा। मतलब ये एक डिजिटल वैलिडेशन है। बिल्कुल, जो रियल वर्ल्ड टेस्टिंग से पहले की सारी खामियां दूर कर देता है। अब इस पूरे स्केल की कल्पना कीजिए। एक तरफ कोई डिजाइनर रूफ का मोशन टेस्ट कर रहा है, दूसरी तरफ कोई कार्बन फाइबर के लेयर्स अलाइन कर रहा है और कोई तीसरा सस्पेंशन के इंटरफेरेंस चेक कर रहा है। और वो भी अलग अलग लोकेशंस पर। हाँ, आज के ग्लोबल ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में ऐसा तो है नहीं कि ये सब एक ही कमरे में बैठे हैं। एक टीम जर्मनी में है, एक जापान में और एक शायद इंडिया में। इतने सारे लोग एक ही कार के इतने जटिल 3D मॉडल पर एक साथ कैसे काम करते हैं बिना कंफ्यूजन क्रिएट किए? कोलैबोरेशन आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है और इसके लिए कैटिया मल्टी मॉडल लिंक मैनेजमेंट का इस्तेमाल करता है। ये एक तरह का बहुत ही एडवांस्ड सिंक्रोनाइजेशन सिस्टम है। ये कैसे काम करता है? अगर हम जर्मनी और जापान वाला उदाहरण ही लें, मान लीजिए जर्मनी में बैठी चेसिस टीम चेसिस के डिजाइन में कोई बदलाव करती है, जैसे इंजन माउंट की पोजीशन बदलती है, तो कैटिया का लिंक मैनेजमेंट सिस्टम ये सुनिश्चित करेगा कि वो बदलाव तुरंत सिस्टम में रिफ्लेक्ट हो। अच्छा। और उस इंजन माउंट से जुड़े हुए जितने भी मॉडल्स हैं, चाहे वो जापान में बॉडी पैनल डिजाइन करने वाली टीम के हों या इंडिया में वायरिंग हार्नेस डिजाइन करने वाली टीम के हों, वो सभी मॉडल्स अपने आप अपडेट हो जाएंगे या उन टीमों को तुरंत नोटिफिकेशन चला जाएगा। मतलब किसी को मैनुअली फोन करके ये बताने की जरूरत नहीं है कि हमने पार्ट में बदलाव कर दिया है, तुम अपना मॉडल भी अपडेट कर लो। सॉफ्टवेयर खुद इस कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखता है। सही कहा। ये रियल टाइम कोलैबोरेशन गलतियों की गुंजाइश को लगभग खत्म कर देता है और डेवलपमेंट साइकिल को हफ्तों या महीनों तक कम कर देता है। हर डिजाइनर हमेशा प्रोजेक्ट के सबसे लेटेस्ट और अपडेटेड वर्जन पर ही काम कर रहा होता है। इस पूरी विस्तृत चर्चा से एक बात तो पूरी तरह साफ हो गई है, कैटिया कोई आम ड्राफ्टिंग टूल नहीं है। ये असल में एक वर्चुअल टेस्टिंग ग्राउंड और एक डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जो कंप्यूटर के अंदर मौजूद है। बिल्कुल। ये डिजाइनर्स को वो ताकत देता है जिससे वे अपनी क्रिएटिविटी की चरम सीमाओं तक जा सकें, और साथ ही इंजीनियर्स को वो सटीकता देता है जिससे वो उन सपनों को सड़क पर दौड़ने लायक एक सुरक्षित और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मशीन में बदल सके। इस सॉफ्टवेयर ने सच में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की नींव को बदल कर रख दिया है। मेरा मानना है कि जैसे जैसे गाड़ियां अधिक स्मार्ट, हल्की और एरोडायनामिक होती जा रही हैं, वैसे वैसे कैटिया जैसे टूल्स और भी ज़्यादा इवॉल्व हो रहे हैं। ये सिर्फ आज की समस्याओं का समाधान नहीं कर रहा है, बल्कि कल के वाहनों के लिए एक विजन भी तैयार कर रहा है। और भविष्य के इस विजन पर बात करते हुए मेरे दिमाग में एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़ा सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल आ रहा है। बताइए। आज हमने देखा कि कैटिया कैसे एडवांस कंपोजिट डिजाइन, मोशन सिमुलेशन और परफेक्ट क्लास ए सरफेस को मुमकिन बना रहा है। ये टूल्स डिजाइनर्स को ऐसी आकृतियां बनाने की ताकत दे रहे हैं जिन्हें कुछ दशक पहले मैन्युफैक्चर करना असंभव माना जाता था। इसमें कोई शक नहीं है। तो सोचने वाली बात यह है कि जैसे जैसे ये डिजिटल सिमुलेशंस, कंपोजिट मटेरियल्स और शायद आगे चलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऑटोमोटिव डिजाइन में इंटीग्रेशन और भी गहरा होता जाएगा, क्या भविष्य की कारों का बाहरी रूप हमारे आज के एस्थेटिक पैमानों को पूरी तरह से निरर्थक साबित कर देगा? ये बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट है। क्या ये टेक्नोलॉजी हमें कारों के ऐसे ऑर्गेनिक और रैडिकल डिजाइन्स की तरफ ले जाएगी जो शायद आज किसी एलियन स्पेसशिप जैसे लगें, लेकिन हवा को चीरने और एफिशिएंसी के मामले में वो पूर्ण रूप से परफेक्ट हों? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बिल्कुल, ये एक ऐसा विचार है जो इस बात पर जोर देता है कि हम अभी ऑटोमोटिव डिजाइन की एवोल्यूशन के सिर्फ एक पड़ाव पर हैं। मंजिल अभी बहुत आगे है। आज की इस विस्तृत चर्चा में हमारे साथ जुड़ने और इस तकनीकी सफर का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार जब सड़क पर कोई शानदार डिजाइन वाली कार नजर आए तो उस चमकते हुए बाहरी आवरण के पीछे छिपे इस डिजिटल जादू को जरूर याद कीजिएगा।